28 दिसंबर 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 बम्बई में क्या ऐसा अहम वाकया होने जा रहा था जिसने पूरे बड़े सगीर की सियासत को, पूरे बड़े सगीर की मईशत को, पूरे बड़े सगीर की एक तरह की धारा को मुतासर करना था 1947 तक। आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले खुशामदीद आपको रीथिंक विद उमर जावेद में। आज जिस तरफ जो डेट मैंने बताई आपको, जिस तरफ मैंने इशारा किया, आप में से हिस्ट्री के तालिब इल्म या हिस्ट्री का शौक रखने वाले स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे कि मेरा इशारा वाज़े तौर पर ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन की तरफ था, यानी कांग्रेस की बुनियाद की तरफ था। ये वो दिन था जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। अब सब कॉन्टिनेंट में, बड़े शरीर में, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ कोई भी इम्तिहान देना हो, सरकारी इम्तिहान देना हो, गैर सरकारी देना हो, हर स्टूडेंट ये बात जानता है कि 1885 में कांग्रेस बनी और एलन ह्यूम जो एक एक्स इंग्लिश सर्विसमैन थे, इंग्लिश ब्यूरोक्रेट थे, यहाँ पर मुख्तलिफ आला इंतजामी उहदों पर तैनात रहे। एलन ह्यूम ने ये कांग्रेस पार्टी बनवाने में अहम तरीन किरदार अदा किया और एलन ह्यूम जब 1882 में रिटायर हुए सिविल सर्विस से और उसके बाद उन्होंने एफर्ट की और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी गई। अब ये ऐसा फैक्ट है कि जिस बारे में हर स्टूडेंट जानता है, कॉलेज का, स्कूल का, सब कॉन्टिनेंट की हर यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम किसी ने पास करना हो, ये एक बुनियादी फैक्ट है। लेकिन यहाँ रीथिंक विद उमर जावेद में हमने समझने की कोशिश क्या करनी है। देखिए, समझने की कोशिश करनी है, दो तीन बड़े अहम सवालात हैं। सबसे अहम सवाल ये कि क्या कांग्रेस 1885 में जब वजूद में आई तो क्या ये अंग्रेजों की पूरी कोई कॉन्स्पिरेसी थी? क्या कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की साजिश के नतीजे में वजूद में आ रही थी, या कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पर यानी इंडियंस जो है वो खुद से इस चाह रहे थे, इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं थी? दूसरा अहम सवाल जो मेरे ख्याल से बहुत अहम सवाल है, अगर हमने सब कॉन्टिनेंट की मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है, यानी 1857 से लेकर 1947 तक, इवन उसके बाद भी, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा क्या था, ऐसा क्या इंस्टॉल किया गया था। एक तो आपने एक टर्म को याद रखना है, जितने मेरे ये कांग्रेस की, चूंकि बहुत अहम है ये हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी का कयाम, इसमें जितने मेरे व्लॉग्स होंगे उसमें आपने एक टर्म को हमेशा याद रखना है जो मैं यूज करने जा रहा हूं, सेफ्टी वॉल। जी हाँ, ये जो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है, ये सेफ्टी वॉल, आपने लफ्ज को, इस टर्म को याद रखना है। ये मेरी कॉइन करदा जरी बात टर्म नहीं है। कांग्रेस के बारे में ये टर्म किसने इस्तेमाल की थी सेफ्टी वॉल्व की, ये मैं आपको चलकर बताऊंगा कि ये टर्म कांग्रेस के लिए क्यों इस्तेमाल की गई। सेफ्टी वॉल्व आप लोग जानते होंगे, एक ऐसा हिफाजत का जरिया होता है, ऐसा तरीकेकार होता है कि किसी जगह कोई प्रेशर है, दबाव है, तो उसको कंट्रोल में रखा जाए, दबाव को, प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए, उस प्रेशर को बाहर ना दिया जाए, तो सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है, इस टर्म को आप याद रखिएगा जब तक मैं ये कांग्रेस के हवाले से व्लॉग्स करूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। आपको बताऊंगा ये टर्म किसने यूज की थी, किस बारे में की थी और क्यों यूज की थी। तो अब दूसरा जो मैंने सवाल की बात की, इसमें हमने समझना ये है कि कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर बहुत सी मुख्तलिफ आपस में कंफ्लिक्टिंग, आपस में एक दूसरे से मुतजाद ओपिनियंस, थॉट प्रोसेस, आरा, नजरियात, एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद नजरियात बैक वक्त एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते थे। इतनी बड़ी ये पार्टी थी। इसके अंदर, यानी मैं आपको अगर मिसाल दूं, जो इब्तदाई दौर में, यानी 1885 से लेकर 1905 तक कर्स है, 1905 तक कर्स है, इसमें जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो मॉडरेट कहलाते थे, यानी लिबरल होते थे, जिनमें बड़े नाम जो है वो दादा भाई नेहरू जी का बड़ा नाम है। इन्होंने बल्कि एक किताब भी लिखी है, एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद फिर वीसी बैनर्जी का नाम है, फिरोज शाह मेहता का नाम है, गोपाल कृष्णा गोखले, ये भी एक लिबरल लीडर थे कांग्रेस के इब्तदाई दौर में। अब गोपाल कृष्णा गोखले के हवाले से एक आपको दिलचस्प बात बताना चाहूं कि कांग्रेस में आगे चलकर
दो बहुत बड़े सियासी मुखालफीन यानी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास करमचंद गांधी, ये दोनों ही कृष्णा को अपना गोपाल कृष्णा गोखले को अपना उस्ताद कहते थे। यानी जिन्ना भी वाज़ेह तौर पर कहते थे कि वो गोखले से इंस्पायर है, और गांधी ने भी 1915 में साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया आए वापस, उसके बाद यही कहा कि गोखले को अपना उस्ताद मानते हैं सियासी तौर पर। तो दो मुतजाद बिल्कुल आरा रखने वाले गांधी और जिन्ना गोखले को अपना उस्ताद मानते थे। ये इब्तदाई दौर के लिबरल लीडर्स थे कांग्रेस के। उसके बाद फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आता है। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद कांग्रेस के अंदर जो लिबरल लीडर्स थे उन्हें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और खुद मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको एम्बेसडर ऑफ यूनिटी हिंदू मुस्लिम वहदत का यानी यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम का एक एम्बेसडर करार दिया गया। खुद कांग्रेस के लीडर सरोजिनी नायडू ने 1918 में जब मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीचेस को कंपाइल किया, डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल किया, तो इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी करार दिया खुद कांग्रेस की तरफ से। लेकिन फिर बाद में जिन्ना साहब जिस तरह उनकी पॉलिटिक्स चेंज हुई वो सारा हम आगे चलकर देखेंगे। यहां बात करने का मतलब ये कि ये थे लिबरल, जिनको लिबरल लीडर कांग्रेस के कहा जाता है। अब इसी कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर हम देखें तो इंतहा पसंद भी थे। यहां इंतहा पसंद से मुराद जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू प्रो हिंदू लीडर्स थे, किसी हद तक इनको एंटी मुस्लिम लीडर्स भी हम कह सकते हैं। जैसे इनमें बड़े नाम जो हैं कांग्रेस के लीडर्स के, वो बाल गंगाधर तिलक का नाम है, बिपिन चंद्रा पाल का है, लाला लजपत राय का नाम है, श्री औरबिंदो का नाम है, के बी हेडगेवार। अभी के बी हेडगेवार वो शख्सियत थे कि जो 1925 यानी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस छोड़कर 1925 में जिस शख्स ने आरएसएस की बुनियाद रखी यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो बिल्कुल ही एक हिंदू यूनिटी और प्रो हिंदू एक धड़ा, प्रो हिंदू एक ग्रुप है, उसकी ये बुनियाद रखने वाले भी कांग्रेस पार्टी का बैकग्राउंड रखते थे हेडगेवार। अच्छा, उसके बाद फिर बी एस मोहनजी, ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे 1927 में, लेकिन इससे पहले ये भी कांग्रेस से इनका ताल्लुक था। तो अब बात करने का मकसद ये है कि ये कांग्रेस पार्टी एक तरफ लिबरल्स जो मैंने नाम लिए, एक तरफ यहाँ प्रो हिंदूज, किसी हद तक एंटी मुस्लिम्स भी इसी कांग्रेस पार्टी के अंदर से। यानी एक तरफ जब गांधी कांग्रेस पार्टी में एक्टिव थे और नॉन वायलेंट उनकी पॉलिटिक्स घूमती थी, अदम तशद्दुद यानी कुछ भी हो वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहने वाले सुभाष चंद्र बोस जो 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर मुसल्ला तहरीक की तरफ चले गए। इन्होंने जाकर जापानियों से मदद ली और इंडियन नेशनल आर्मी एक खड़ी की, यानी मुसल्ला एक तहरीक शुरू कर दी। उसके बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सोशलिस्ट आवाजें ही मौजूद थी, बल्कि खुद जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एलानिया सोवियत इनकलाब से मुतासिर थे। सोवियत यूनियन का मॉडल इंडिया पर अप्लाई करने के लिए वो एलानिया उन्होंने लिखा भी, बातें भी की। लेकिन यहीं पर गांधी साफ ये कहते थे कि नहीं, वो सरमायादारी निजाम को बचाएंगे। गांधी सरमायादारी निजाम की हिमायत करते थे। अब जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है तो कांग्रेस के अंदर आप देखें कितने मुसलमान रहे, कितने मुसलमान जो इस्लाम को भी अच्छी तरह समझते थे। जैसे कांग्रेस के खुद तीसरे सदर अगर हम देखें तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये 1887 में कांग्रेस के सदर रहे। उसके बाद फिर जो है मुख्तार अहमद अंसारी 1927 में कांग्रेस के सदर रहे। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1923 में कांग्रेस के सदर रहे, जिनका पूरा एक पैन इस्लामिज्म का डिजाइन था, जो यहाँ बैठकर यानी तरीके खिलाफत के निजाम को बचाना चाह रहे थे, पूरा पैन इस्लामिज्म से मुतासिर थे। वो भी इस कांग्रेस के सदर रहे 1923 में। और फिर अबुल कलाम आजाद, ये तो 1923 में भी सदर रहे और 1940 से 46 तक भी सदर रहे। इनका कांग्रेस पर काफी गहरा असर भी रहा। बल्कि जब जून 1947 में खुद कांग्रेस के अहम रहनुमा इवन गांधी, नेहरू, दुर्रा पटेल, ये सब पार्टीशन के लिए रजामंद हो गए थे, राजी हो गए थे। लेकिन मौलाना आजाद आखिर तक राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक मौकफ था कि जहां पर मुसलमान अक्सरियत में है, यहां पर अगर मुसलमानों का अलग मुल्क बन जाएगा तो जहां पर वो अकलियत में है, यानी आज के इंडिया में, वहां पर वो पहले से पसमानदा है तो वो मजीद पसमानदा हो जाएंगे। ये मौलाना आजाद का एक नजरिया था जिस पर वो आखिर तक डटे रहने की उन्होंने कोशिश की। इस कांग्रेस के अंदर आप ये देखिए, लिबरल्स की मैंने मिसाल दी, आपको मैंने मिसाल दी प्रो हिंदू लीडर्स की, मुस्लिम लीडर्स जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। यहां से फिर
शायद कई लोगों के लिए आपको हैरानगी हो, खुद कई अंग्रेज भी कांग्रेस के सदर बनते रहे। यानी अंग्रेजों को अगर हम देखें, 3-4 नुमाया जो अंग्रेज हैं, जॉर्ज यूले 1888 में कांग्रेस के सदर बने, विलियम वेडरबर्न ये 1889 में और फिर 1910 में कांग्रेस के सदर बने, हेनरी जॉन कॉटन ये 1904 में कांग्रेस के सदर बने। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद, जो सवाल एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में समझना चाहूंगा इस वीलॉग में, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद, इतनी ज्यादा तनों के बावजूद, मुतज़ाद नजरियात रखने के बावजूद, क्या वजह है? कांग्रेस में क्या ऐसा इंस्टॉल किया गया था कि कांग्रेस ने अपने तौर पर कभी रेवोल्यूशनरी लाइन नहीं ली, इनकलाबी लाइन नहीं ली। कांग्रेस अंग्रेज के खिलाफ, कांग्रेस के अंदर मुख्तलिफ फेजेस आए। मैंने शुरू में कहा कि एक मॉडरेट फेज था 1885 से 1905 तक, 1905 से 1911 तक रेडिकल फेज रहा, प्रो हिंदू एक फेज रहा कांग्रेस के अंदर। 1915 में जब गांधी वापस आए, कांग्रेस का बिल्कुल एक फेज चेंज हो गया, कांग्रेस के अंदर तब्दीली आ गई, ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस जो है, उसके बाद फिर हम देखते हैं 1920s में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या मुसलमानों की तरफ से तरीके खिलाफत, जो कांग्रेस के साथ जॉइंट वेंचर था मुस्लिम लीडर्स का, खिलाफती लीडर्स का, जौहर जैसे। उसके बाद फिर 1935 का एक्ट ना मानना कांग्रेस की तरफ से, उसके बावजूद 1937 के इलेक्शन में चले जाना, और फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाना। ये कांग्रेस के खास जो कांग्रेस ने कांग्रेस की हिस्ट्री में अहम इवेंट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कभी इनकलाब की तरफ नहीं गई। इनकलाब से मेरा मुराद ये है कि ठीक है, अंग्रेजों को बाहर निकालना, यानी क्विट इंडिया, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो, ये नारा समझ आता है। लेकिन उसके बाद ये बात नहीं की गई कि अंग्रेजी स्ट्रक्चर को भी खत्म किया जाएगा, जो ब्रिटिश ने यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बनाया है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाए हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इनको खत्म नहीं किया जाएगा। बस अंग्रेज बाहर चले जाएं और हम लोग उसी स्ट्रक्चर के तहत कमांड एंड कंट्रोल में आ जाएं। ये कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा करती रही, चाहे इसका कोई भी फेज रहा हो। कांग्रेस क्यों नहीं रेवोल्यूशनरी हो सकी? बहुत अहम सवाल है। एक क्लासिकल केस था इंडिया में रेवोल्यूशन आने का, इनकलाब आने का, यानी पिछला पूरा ढांचा तबाह होने का। इर्द गिर्द आप देख ले क्या वजह है। अगर चाइना में इनकलाब आ गए, अगर रशिया में इनकलाब आ गए, अफगानिस्तान में इनकलाब आ गए, ईरान के अंदर अगर इनकलाब आते रहे, तो इंडिया तो अपनी गरीबी को लेकर, गुर्बत को लेकर, यहाँ पर जो जात पात का जाबराना निजाम था उसको लेकर, यहाँ पर जो अलीट का जबर था, और प्लस ये इस सब के ऊपर कॉलोनियल स्ट्रक्चर था, यानी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की लूट मार थी, जो क्लासिकल एक गरीबी थी, पॉवर्टी थी। इंडिया तो एक क्लासिकल केस होना चाहिए था इनकलाब का। यहाँ पर इनकलाब क्यों नहीं आ पाया? इसके बहुत से अमल है, हम जानते हैं, बहुत सी वजूहत है। यहाँ का सोशल सिस्टम, यहाँ का अपना जो एक हिस्टोरिकल मखसूस हिस्ट्री रही है, यहाँ का जात पात का निज़ाम, यहाँ के अंदर की मजहबी शिद्दत पसंदी, बहुत से अमल है। लेकिन क्या कांग्रेस भी तो एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिस वजह से इनकलाब नहीं आ पाया? कहीं वो ऐसा कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व तो नहीं था कि ये पार्टी जिस मर्जी फेज से गुजरे, मॉडरेट, लिबरल, सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, लेकिन कभी इनकलाब की राह पर ना आए, बल्कि इनकलाब का रास्ता किसी तरीके से रोके रखे? ये वो अहम सवाल है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें जारी बात है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जिसमें कांग्रेस वजूद में आ रही थी, और कॉन्टेक्स्ट के बाद फिर खुद कांग्रेस बनाने वाले और कांग्रेस के इब्तदाई लीडर्स इस पार्टी के बारे में क्या कहते थे, ये हम जानेंगे अगले वीलॉग में। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।